होमवर्क डिस्कशन में हमारा ईएलपी 6 तक कंप्लीट था शायद से, है ना। डिस्कस नहीं हुआ था पर हो गया था। मॉड्यूल नहीं, पहले पढ़ लेते हैं यार। मुझे कॉपी बता दें एक बार, अपन ने लास्ट कहाँ तक किया था। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, साथ में लिखा होगा एल स्क्वायर अपॉन 2 आई। लिखा होगा बेटा कि दोनों तरीके से हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं कि अगर मैं उस बॉडी का आई जानता हूं और ओमेगा दिया हुआ है तो आई विल प्रेफर टू यूज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम एल के रूप में बातें करने को कहा गया है तो एल स्क्वायर अपॉन 2 आई। बिल्कुल ये बातें अपने को नीचे कर दी गई है जिसमें कहा कि प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यदि मुझसे पूछा गया कि गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन तो फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा है बेटा, P2/P1 का माइनस गुणा पूरा गुणा एक साथ फिर 100। बिल्कुल वैसा ही अगर अपने को प्रतिशत परिवर्तन निकालना है कोणीय संवेग में तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वापस से सेम काम वही -1 गुणा 100। तो सवाल यहां पर अपन इसके लिए लिखते हैं, लिखिएगा दो वस्तुओं की घूर्णन गतिज ऊर्जाएं समान है। दो वस्तुओं की घूर्णन गतिज ऊर्जाएं समान है। कॉपी निकालने के लिए भी कोई बोलेगा तेरे को जब जाके कॉपी निकलेगी तेरी। किस पशु प्रजाति का है तू? क्या है तेरा तेरा जूलॉजिकल नाम क्या है? बता तो सही। हाँ, फिर भी होमोसेपियंस तो नहीं लगता तू। दो वस्तुओं की घूर्णन गतिज ऊर्जाएं समान है, उनके जड़त्व आघूर्णों का अनुपात, उनके जड़त्व आघूर्णों का अनुपात 4:9 है। तो उनके कोणीय संवेगों का अनुपात ज्ञात करो। आज चमनलाल कैसे नहीं आया?
डिप्रेस में चला गया। यार। तो जो पहला वाला लिखवाया था सवाल, उसका आंसर कितना आएगा बेटे? 2:3। क्रम नहीं बदलना होता है ना। जैसे हमसे कहा कि मुझे बताया क्या है कि एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी समान है। तो मैंने लिखा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में मुझे कुछ बोला है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अनुपात मुझे बताया है, और इसके बाद मुझसे कोणीय संवेग का अनुपात पूछा गया है। तो मैं ऐसा फॉर्मूला लिखना चाहूंगा जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ आती हो। और क्या जानते हैं ऐसा कोई फॉर्मूला गतिज ऊर्जा के लिए? फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अजीब जानवर है, कितना भी समझाओ समझ में ही नहीं आता। क्या लिखेंगे बेटा यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए? फॉर्मूला एल स्क्वायर बाय। बात समझ में आती है ना? कारण अपने अपने को पता है कि हम जानते हैं कि फॉर्मूले दोनों है, और मैं ये भी जानता हूं कि जो उसने किया है उससे भी आंसर 100% आएगा, और उसमें हमें चीजें बहुत बार बदलनी पड़ेंगी। उसमें जो उसने बोल दिया ना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उस ओमेगा को भी अंततः मुझे इस आई की मदद से क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे अंत में लिखना पड़ेगा फिर से एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तब जाकर मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 के अनुपात से L1 L2 का अनुपात निकाल पाऊंगा। यानी मुझे उसमें दो बार दिमाग लगाना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से एक बारी में ही काम हो जाएगा। और क्या कहा है? दोनों वस्तुओं की घूर्णन गतिज ऊर्जा सेम। मैं जब जब लिखूंगा आर के ई का मतलब तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां ये समान है अगर, तो प्रथम पिंड के लिए यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ऐसा, और दूसरे पिंड के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ऐसा लिख देने के बाद मुझे चूंकि L1/L2 का होल स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा? I1 बटे I2, क्योंकि L2 नीचे आएगा I1 ऊपर जाएगा, कुछ ऐसे। और इसमें मुझे ज्ञात जो करना है L1/L2 करना है, तो रूट अंडर I1/I2 हो जाएगा। और I1 I2 का अनुपात कितना दिया है? 4/9, जिसका अंडर रूट 2/3। मतलब अगर अपन इसमें कुछ गलती करेंगे, सीक्वेंस पलट देंगे, ऊपर नीचे बना देंगे, तो फिर अपना आंसर 3/2 आएगा। पर 3/2 सही आंसर कतई नहीं है। जिस क्रम में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अनुपात दिया है I1/I2, जिस क्रम में दिया है, यानी क्या दिया है? 4/9, मुझे उसी क्रम में यहां पर अपने को L1 L2 का अनुपात बताना है, उल्टा नहीं बताना। बढ़िया। तो बेटा जो यहां पर ये प्रतिशत परिवर्तन 10% वाला सवाल है, हमारे पास स्पष्ट इसके फॉर्मूले हैं कि गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में, जो बढ़िया सा फॉर्मूला हमने सीखा है वो क्या सीखा है? P2 माइनस P1 का होल स्क्वायर। यानी यहां पर अगर कोणीय संवेग के रूप में बात करेंगे तो L2/L1, माइनस नहीं, L2/L1 का होल स्क्वायर। बाकी मैंने लिख दिया। अब आप, हमने ऐसे सवालों में क्या किया था? प्रारंभिक L को क्या मान लेंगे बेटा? 100। तो अंत में 10% बढ़ाकर फाइनल क्या हो जाएगा? 110। तो क्या हो जाएगा? 110/100 का होल स्क्वायर -1 गुणा 100।
यानी हमने L को 10% बढ़ाया, यानी 100 अगर रहा होगा तो 100 को 110 कर दिया, और उस जानकारी के साथ मुझे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात करनी है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कट जाएगा 121/100 स्क्वायर करने के बाद, और जैसे ही एक उसमें से घटाया जाएगा तो क्या बचेगा, 21/100, और बाहर गुणा में 100, और ये कट के यहाँ पर 21% धनात्मक आ जाएगा। धनात्मक मतलब वृद्धि, कि एल अगर 10% बढ़ा तो गतिज ऊर्जा 21% वृद्धि होती दिखाई पड़ेगी। वैसे यहां पर एल में प्रतिशत परिवर्तन, फॉर्मूला मैं अगर याद नहीं है तो पलट लूंगा, जहां मुझे ये अंडर रूट नजर आता है, जिसमें प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को मैं क्या मानकर बात करता हूं, 100। तो कितने परसेंट घटा दी, 64%, यानी 64 घटा दी, तो 100 में से 64 घटा दी, 36 बची। अंडर रूट के अंदर 36/100 बन जाएगा 6/10, -1 करने पर माइनस का 4/10, और बाहर गुणा 100। एक जीरो से जीरो उड़ा देने के बाद -40%, यानी 40% की कमी हुई है कोणीय संवेग में। तो क्वेश्चन सिंपल है, और ऐसे 4-5 सवाल अपन ने जब रेखीय संवेग और इस तरीके की बातें की थी ना, वहां पर की थी। तो बातें लगभग आगे भी हमारी कुछ ऐसी ही इसी पैटर्न पर होने वाली है, कि जो हम वहां पढ़ चुके वही सेम काम यहां फिर से दोहराना है। बस वहां रेखीय गतियों के लिए हमने बात की थी, वहां बलों के संबंध में वो हमने बात की थी, यहां पर बल आघूर्णों या घूर्णन गतियों के संबंध में बात करेंगे। तो अगला हेडिंग अपन लिखेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय इन घूर्णन गति में कार्य ऊर्जा प्रमेय, घूर्णन गति में कार्य ऊर्जा प्रमेय, घूर्णन गति में कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब आप समझाइए इस बात को कि कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाने की शर्त क्या होती थी बेटा, मतलब कब हम लगाया करते थे कार्य ऊर्जा प्रमेय को, और और हाँ, नहीं समझ आया। दो किनारों पर, ए किनारे, क्या कह रहा है तू, कौन से किनारे, एक ही है, एक ही है। कोई शर्त नहीं होती कार्य ऊर्जा प्रमेय की, कोई शर्त नहीं होती, जबकि बात बस ये कही जाती है कि किसी निकाय पर किए गए समस्त कार्य उस निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वो कार्य कोई भी हो, संरक्षी हो चलेगा, असंरक्षी हो चलेगा, बाह्य बल हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शर्तें जो बनती थी वो बनती थी जब मुझे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण करना पड़ता था, तो मैं इस कार्य ऊर्जा प्रमेय को थोड़ा सा बदलता था, कहता था कि जब मुझे कार्य यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की बात करनी है तो फिर मैं कहता था कि असंरक्षी बल नहीं होने चाहिए, बाह्य बल नहीं होने चाहिए, जो कुछ हो आंतरिक संरक्षी बलों की उपस्थिति हो, और अगर आंतरिक संरक्षी बल है तो कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। पर कार्य ऊर्जा प्रमेय में कोई शर्त नहीं होती। और क्या कहती थी कार्य ऊर्जा प्रमेय, कहती थी रेखीय गति में कार्य ऊर्जा प्रमेय, लिख देता हूं, इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, सही बात, वर्क एनर्जी थ्योरम, ऐसा शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और इसको क्या कहते हैं कि डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के ई, और डेल्टा के ई को क्या लिख दिया जाता था बेटा, के ई फाइनल माइनस, और जब हम रेखीय गति की बात करते थे तो गतिज ऊर्जा को कैसे लिखते थे, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस, पर जब हम घूर्णन गति में बात कर रहे हैं तो घूर्णन गति में जो कुछ यहां पर समस्त कार्य होंगे वो घूर्णन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होंगे, और घूर्णन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए क्या लिखा जाएगा, हाफ आई,
ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल। जो कार्य यहां पर हमें निकालना होगा बेटे, वो कार्य निकालने के लिए हम जो भी परिस्थिति सवाल में होगी, बाह्य बल है तो बाह्य बल का कार्य लगा देंगे, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का कार्य लगा देंगे, गुरुत्वीय बल है तो गुरुत्वीय बल का भी कार्य लगा देंगे। अब गुरुत्वीय बल के कार्य के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है कि जब हम गुरुत्वीय बल का कार्य कैलकुलेट करने जाते हैं तो समस्त, जैसे मुझे इस छड़ की बात करनी है बेटा, और इस छड़ को फिलहाल मैंने ऐसे रखा है, और जब ये छड़ यहां से गिरकर यहां से चलकर ऐसे हो जाएगी, तो जब मैं गुरुत्वीय बल के कार्य की बात करूंगा तो मैं इस छड़ के किस बिंदु पर गुरुत्वीय बल लगाता हूं? इस छड़ के, बहुत बढ़िया, और मैं उस सेंटर ऑफ मास का ही क्या देखूंगा? विस्थापन। बल भी कहां लगाऊंगा? सेंटर ऑफ मास पे। विस्थापन भी किसका देखूंगा? सेंटर ऑफ मास का। और उस बल को और उस विस्थापन को क्या करूंगा? गुणा। बल गुणा विस्थापन ही कार्य देता है। बस इस परिभाषा में थोड़ा सा हम चेंज क्या कर देते हैं कि जिस दिशा में बल है उसी दिशा के विस्थापन से मुझे मतलब होता है, क्योंकि अगर बल नीचे है और विस्थापन इस दिशा में है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 और कार्य 0। तो मुझे यहां पर जिस दिशा में बल उसी दिशा में विस्थापन का घटक चाहिए होता है। नहीं समझ आ रहा है? हम यही तो बात करते हैं ना बेटा, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, और हम यही कहते हैं कि जो कुछ भी उसका विस्थापन है हमें बल की दिशा में विस्थापन चाहिए होता है। मैं फिर से अपने काम की बातें रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि अगर एक छड़नुमा आकृति है तो सबसे पहले मुझे यह बताइए कि जब हम गुरुत्वीय बल के कार्य की गणना करेंगे तो गुरुत्वीय बल को किस बिंदु पर लगता मानेंगे? विस्थापन भी किसका देखेंगे? और उस सेंटर ऑफ मास के विस्थापन का कौन सा घटक मुझे चाहिए होगा? जो गुरुत्वीय बल के अनुदिश है। सही बात है? तो हम यहां पे जब ग्रेविटी के वर्क डन की बात करेंगे तो समस्त बल को COM पर लगाया जाए। ठीक है, छोटे छोटे कुछ अपन यहां पर सवाल करते हैं। देखिएगा, पहला सवाल, एक छड़ है बेटा, एक छड़ जिसका द्रव्यमान हमने ले लिया 5 किलो और उसकी लंबाई, लेंथ, ये हमने ले ली 2 मीटर, और जो घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष क्यों जरूरी है बताना बेटा? आई के लिए घूर्णन अक्ष छड़ के एक सिरे से छड़ के लंबवत गुजरती है। तो छड़ का कोणीय वेग
4000। बेटे ये आरपीएम है, आरपीएम है ना, तो ओमेगा के रूप में जब अपन बात करते हैं ना, तो आरपीएम को ओमेगा में बदलने के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं? 2 पाई से गुणा, और मिनट है तो 60 से भाग, है ना। 400/27 नहीं, बिल्कुल। जिस प्रकार से अक्ष को बताया है उस हिसाब से छड़ का जड़त्व गुण कितना होता है बेटा? ml² बाय 3। बहुत बढ़िया। और अपने को यहां पर कुल किया गया कार्य बताना है, तो कुल किए गए कार्य के हिसाब से हाफ, मैं पहले यहां पर साइड में आई निकाल लेता हूं, तो आई बराबर ml² बटे 3। एम यहाँ 5 है, एल स्क्वायर यहाँ 4 हो गया, और ये 3, तो 20/3 ये हो गया। मैं ओमेगा भी निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है 20 रेडियन पर मिनट है, तो 20 गुणा बटे 60। ऐसा करने से ये 3 बार कट जाएगा, और ओमेगा इनिशियल कितना आ जाएगा बेटा? 2 पाई बाय, और ओमेगा फाइनल इसी प्रकार से कितना आ जाएगा? 4 पाई बाय 3। हो जाएगा ना भाई? 20 के बजाय 40, 40 से जब काटेंगे तो 2/3 कट जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा ब्रैकेट में ओमेगा फाइनल, यानी 4 पाई बाय 3 का होल स्क्वायर -2 पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। इसे प्रॉपर सॉल्व करने के लिए पहले तो इसे 10 बार ऐसे काटेंगे। जो जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लूंगा, तो 4 पाई² बटे 9 कॉमन आ गया। यहाँ 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 -1, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 10 यहाँ पर 40 बना देगा, और पाई² अपनी जगह पे बटे में 9, ये यहां से आ जाएगा। इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। एक कागज देना, खाली मत देना, कोई भी बेकार सा भी चलेगा। फिलहाल हमारे पास जो सवाल आएंगे, उन सवालों को समझने के लिए हम कुछ बात करना चाहते हैं, और देखेंगे कि इस प्रकार से एक कोई छड़ है, पेन, और छड़ की परिस्थिति कुछ फिलहाल इस प्रकार से है कि ये घूर्णन अक्ष है यार। ये घूर्णन अक्ष है, और इस छड़ को कुछ ऐसे रखा है हमने, है ना।
सबसे पहली चीज यहां पर आपको जो ऑब्जर्व करनी होती है वो ये है कि इसका आई क्या होगा, कैसे होगा। तो गौर से देखें तो ये चीज इस तरफ से आपको दिख रही है सामने से अक्ष, और ये अक्ष को क्रॉस और डॉट बनाने का मतलब समझते हैं ना, यूं बिल्कुल छेद कर दिया दीवार में, बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ये छड़ ऐसे लंबवत दिखाई है। तो अक्ष के साथ अगर इसका कोण देखोगे तो कितना दिख रहा है सबको, 90। और ये घूर्णन भी अक्ष के सापेक्ष करेंगे जब इस रॉड को यहां से हल्का सा, अभी फिलहाल ये विराम पर है, हल्का सा जब मैं उस तरफ धक्का दे दूंगा, हल्का सा इस तरीके से, तो किधर गिरेगी, नीचे। तो जब यहां से ये गिरकर इस तरफ जब यहां से आएगी, अभी फिलहाल इसका कोणीय वेग ओमेगा इनिशियल कितना है, जब ये यहां से नीचे गिरेगी तो यहां आते आते इसका कुछ ओमेगा हो जाएगा। सही बात है। तो बिल्कुल जब ये ऊर्ध्वाधर रूप से छोड़ी गई छड़ जब जिस क्षण क्षैतिज हो जाती है, तो इस क्षैतिज हो जाने वाले क्षण पर इसका ओमेगा मुझे ज्ञात करना है। मतलब यहां पर ये छड़ है एम मास और एल लंबाई की, यहां से इसे धीरे से हल्का सा पुश कर दिया, पर हां प्रारंभ में इसका कोणीय वेग क्या मानते हुए, और जब ये छड़ यहां से गिरेगी इस प्रकार से, तो एक कंडीशन में ये छड़ आप सबको ऐसे नजर आएगी बेटा, और जब ऐसे नजर आएगी तो इस क्षण पर ओमेगा फाइनल ज्ञात करना है। सॉल्व करो। ये इधर वाला सवाल लिख लिया सबने। इधर एक और सवाल सुन लो। इसमें क्या बोला है, इसमें छड़ प्रारंभ में कैसी है बेटा, क्षैतिज अवस्था में, जिसका कोणीय वेग क्या है, 0। अब इस छड़ को जब यहां से अपन छोड़ेंगे, अच्छा इसमें मजे की बात पता है क्या है, यहां से तो अक्ष बनी हुई है, और इस किनारे पर हमने क्या किया बेटा, एक एम द्रव्यमान भी लगा दिया। समझ आ रही बात, यहां पर एक एम द्रव्यमान भी लगा दिया। अब इस अक्ष के सापेक्ष यहां इस निकाय में एक तो छड़ में द्रव्यमान है एम, और सेम उतना ही द्रव्यमान यहां इस किनारे पर भी है, और जब इसे छोड़ेंगे तो जिस क्षण पर ये ऊर्ध्वाधर होगा, बिल्कुल उस क्षण पर अपने को क्या बताना है, ओमेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम सेम से क्वेश्चन है, ज्यादा अंतर नहीं है, बस अपने को सॉल्व करने में और प्रैक्टिस पॉइंट अपने को अच्छा मिल जाए, तो दोनों को एक बार आप सॉल्व करें। हाँ भाई, कहां से टिप के किया, तेरे को आता है क्या। तू शुरू में तो ठीक ठाक बच्चा था, बीच में मंद बुद्धि की तरह हरकतें कैसे करने लग गया रे, पता ना। या भी खुद को होशियारी समझता है तू, होशियार समझना क्या है, हूँ हाँ? क्या कह रहा है, नहीं कह रहा। दूसरे वाले का भी आंसर ले आएगा तो मान लूंगा कि तू बहुत अच्छा बच्चा है।
हाँ, एम एम दोनों सेम सेम वाले एम है। तीन बटे दो जी रूट जी बाई एल। तो बेटा पहले वाले को एक बार अपन देख लेते हैं। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने इसको बिल्कुल ऊर्ध्वाधर से छोड़ा है। और सबसे जरूरी चीज यहां पर यह है कि हम इस निकाय का क्या पहचाने, आई। पहला काम तो आपको छड़ इस प्रकार से दिखाई गई है, और आपको यहां पर छड़ की परिस्थिति देखनी कैसे है कि छड़ और दिखाई गई अक्ष, छड़ और दिखाई गई अक्ष कैसी है, और छड़ के किनारे से गुजर रही है कौन, अक्ष। तो इस छड़ का इस दिखाई गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्वा गुण क्या लिखा जाएगा, आई बराबर एम एल स्क्वायर बटे 3। दूसरी चीज यहां पर जो आपको कैलकुलेट करनी है वो है कार्य, वर्क डन। और हमने क्या कहा कि किस बल के कारण ये छड़ ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज हो जाती है, गुरुत्वीय बल। कि गुरुत्वीय बल यहां पर कार्य करता है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि छड़ के किस बिंदु पर गुरुत्वीय बल मानेंगे, और जब ये सेंटर ऑफ मास जो यहां है, और जब छड़ क्षैतिज हो जाती है तो सेंटर ऑफ मास यहां आ जाता है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ये विस्थापन कितना है, L/2। समझ में आती है ना बेटा बात। तो यहां से हम इसके कार्य को भी लिख देंगे कि बल कौन, mg, विस्थापन नीचे की ओर कितना, L/2, क्योंकि पहले सेंटर ऑफ मास यहां था और बाद में सेंटर ऑफ मास यहां आ चुका है, और ये वाला जो विस्थापन है ये L/2 है, और इस दिशा में जो बल है वो mg है। तो यहीं से अब हम लिख देंगे W बराबर हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल वर्क डन mg/L/2 हाफ आई के बजाय mL² बाय 3 ओमेगा फाइनल स्क्वायर। M दो दो, ये इधर 3g/L बराबर, सही बात, अंडर रूट आप कर ही लेंगे। तो जब मैं इस सवाल की भी अगर बात करूंगा तो सबसे पहले आपका उद्देश्य होना चाहिए इस निकाय का आई निकालना। इस निकाय में फिलहाल दो द्रव्यमान है, एक तो पिछले सवाल जैसे ही बिल्कुल एक छड़, और उस छड़ के लिए हम यहां से जड़त्वा गुण क्या लिखेंगे, पर यहां पर साथ में कौन भी आ गया है, बिंदु द्रव्यमान, जिसकी वहां से दूरी कितनी है, L, और इसीलिए उसका जड़त्वा गुण, और ये मिलजुल कर कितना हो जाएगा, 4/3 mL²। साथ में जब वर्क डन की बात करेंगे तो गुरुत्वीय बल किस किस पर कार्य करेगा, एक तो सेंटर ऑफ मास, इस छड़ के सेंटर ऑफ मास पर कितना, mg, और एक यहां इस द्रव्यमान पर भी कितना। अब ये द्रव्यमान कितना नीचे आया, L, पर सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, L/2।
क्या बोलते भाई लोग? तो यहां से ये जब हम सेंटर ऑफ मास वाले कार्य को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और उस बिंदु द्रव्यमान पर किए गए कार्य को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कुल किया गया कार्य क्या हो जाएगा, वापस से वही कार्य ऊर्जा प्रमेय की समीकरण W बराबर हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस 0। जो कट सकती है चीजें वो काट दीजिए, और ये हो जाएगा 9G/4L। इसे आप चाहें ओमेगा फाइनल के लिए तो 3/2 बाहर लेकर अंडर रूट में G/N ऐसा लिख। चलिए एक और ठीक ठाक सा सवाल देख लेते हैं। क्या कहानियां सुना रहा है भाई तू यार, यहाँ तक मेरे को भी सुनाई पड़ रही है। इस सवाल में यहाँ पर क्षैतिज अवस्था में बिल्कुल वही है, क्षण है, बस यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा द्रव्यमान चिपका दिए हैं। पहला द्रव्यमान यहाँ घूर्णन अक्ष से कितना दूर, दूसरा, और अंतिम एल, और यहां पर ओमेगा इनिशियल 0। और जब ये क्षण कैसी हो जाएगी बेटा, ऊर्ध्वाधर, उस क्षण पर अपने को क्या बताना है, ओमेगा फाइनल।
हो गया उधर, बताओ। क्या अप्रोक्स नहीं होता भाई आंसर, तो जो आंसर है वही है, अप्रोक्स कैसे बनाएगा तू उसको? जो आ रहा है वो बता ना, तू दिमाग क्यों लगाता है ज्यादा? पंडित बताओ क्या कहती है सवाल की भाग्य रेखा है? नीचे 71। फिर से देखिए सब लोग बैठे ना। एक तो ये बड़े लूजर टाइप है, मतलब आंसर पता है कि गलत है, तो फिर ऐसा नहीं देखेंगे कि उस सवाल में देख लें अपन ने कहाँ गलती की है, बस बैठ जाएंगे, हाँ ठीक है अब ये बताएगा। आंसर बोला गया जो है वो है, मैं बिना अंडर रूट के बोल रहा हूँ, अंडर रूट आप करेंगे, बिना अंडर रूट के आपके पास रहनी चाहिए वो वैल्यू 192 G बटे 71L। नहीं, देखिएगा सबसे पहले आप यहां पर आई कैलकुलेट करवा दे बेटा, क्योंकि पिछले सवालों में भी हमने यही किया था। आई बोले तो आई, अब यहां पर कितनी चीजें हैं? चार। तीन तो बिंदु द्रव्यमान और एक छड़ जिसके किनारे से गुजरती अक्ष लंबवत है। तो छड़ के लिए क्या हो जाएगा बेटा? एम, एम की जगह L² बटे 3। एक बिंदु द्रव्यमान यहां पर कितना दूर है? तो क्या हो जाएगा? ML² बटे 16। एक बिंदु द्रव्यमान यहां से कितना दूर है? 3L/4, तो कितना हो जाएगा? 9ML² बटे 16। और ये वाला बिंदु द्रव्यमान यहां से कितना दूर है? L, तो ये हो जाएगा ML²। इन सबको जोड़ के बताओ एक बार कितना आ रहा है। बोलो। 71/24 ML²। फिर यहां पर क्या आ जाता है बेटा जी? दूसरा कार्य, वर्क डन, W। अब कार्य जब यहां कैलकुलेट करते हैं तो छड़ पर कार्य की गणना किस बिंदु पर होगी? द्रव्यमान केंद्र पर। उस छड़ के द्रव्यमान केंद्र पर बल कितना लग रहा है? 4 mg। और द्रव्यमान केंद्र नीचे कितना आता है? L/2। ये वाला बिंदु द्रव्यमान mg बल यहां पर महसूस करेगा, कितना नीचे आएगा? L/4। अरे हाँ ना मुर्गों और मुर्गियों भी, भाई ये यहां से यहां ही तो आएगा ना, तो कितना नीचे आया ये वाला यहां से यहां आएगा तो कितना नीचे आएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 3 mg L/4। और ये कितना हो जाएगा अंतिम? mg L। इनको सबको जोड़ो तो 3 और ये 1 mg, तो ये बन गया 1 mgl, ये बन गया 2 काटा 4 mgl। लगा दो उसी इक्वेशन में, कुल किया गया कार्य इज इक्वल्स टू हाफ निकाय का आई 71 ML² बटे 24 इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर। ये काट पीट देना, आंसर जो भी आएगा 24, 4 और 8, 192/71, ऊपर जी नीचे एल और पूरे का अंडर रूट बराबर ओमेगा फाइनल।
चलिए बढ़ते हैं आगे। चले भैया, ये आगे की जो बात है ये है संवेग संरक्षण की। जैसे हम रेखीय गति में संवेग संरक्षण के लिए क्या कहते थे कि निकाय पर लगा कुल बल, कुल बाह्य बल, तो संवेग क्या रहेगा, संरक्षित। और बड़ी बहुत सारी बातें हमने संवेग संरक्षण के लिए की। पूरा कोलिजन पढ़ा, संवेग संरक्षण, बॉम्ब एक्सप्लोजन पढ़ा, बम के फटने करने की सारी बातें, संवेग संरक्षण। तो इस प्रकार से हाँ, गोली बंदूक सारे ब्लॉक, उसमें गोली घुस रही है निकल रही है, बहुत सारी चीजें अपन ने संवेग संरक्षण के लिए बात कही। और हमने कहा कि जब किसी निकाय में मान लिया दो वस्तुएं हैं, तो जब वो आपस में टकराती हैं तो वो आपस में बल लगाएंगे, जिसे हम कहेंगे आंतरिक बल। पर कुल बाह्य बल क्या है, जीरो। आंतरिक बल उस निकाय पर क्या होता है, कैंसल। क्योंकि अगर इसने इस पर एन लगाया तो ये भी इस पर एन लगाएगी, दिशा में विपरीत, परिमाण में बराबर। तो फर्क किस चीज से पड़ता है, बाह्य बलों से, कुल बाह्य बलों से। और न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, एफ बराबर डीपी बाई डी टी। और एफ बराबर डीपी बाई डी टी कहता है तो अगर बाह्य बल जीरो है तो पी क्या रहेगा, कांस्टेंट। बिल्कुल वही चीज जब हम घूर्णन गति में बात करेंगे तो बल के बजाय टॉर्क, पी के बजाय टॉर्क अगर जीरो हुआ तो कौन कांस्टेंट हो जाएगा, एल। और एल कांस्टेंट का मतलब है कि उस प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया हुई होगी, दो चीजें टकराई होंगी या कुछ निकाय में अंतर किया गया होगा, तो उस अंतर के पहले और उस अंतर के बाद में जो कोणीय संवेग होगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। कोणीय संवेग निकाय का तब तक परिवर्तित नहीं हो सकता जब तक कोई बाह्य टॉर्क ना लगे। अरे हाँ भैया। फिर हमने कहा कि यदि अब एक इस प्रकार से निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूमती कोई वस्तु है, तो फिक्स अक्ष के सापेक्ष घूमती वस्तु का एल कैसे लिखते हैं बेटा, आई ओमेगा से। अरे लिखते हैं ना। तो अब अगर मैं यहां से कहता हूं कि यदि किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड घूमती वस्तु का एल, जिसको आई ओमेगा से लिखा है, और इस घूमती वस्तु पर कोई टॉर्क नहीं है, कोई बलाघूर्ण नहीं है, तो इसके लिए आई और ओमेगा का गुणनफल क्या रहेगा, कांस्टेंट। नहीं समझे, अरे बोलो। अक्ष, वस्तु, बलागुण नहीं है, बलागुण नहीं है तो निकाय का कोणीय संवेग क्या कराना है, संरक्षित। और निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित कराने के लिए अब हम कहते हैं कि इस परिस्थिति में जिसमें अक्ष फिक्स है और आई यहां पर कुछ है और ओमेगा कुछ है, तो उसका कोणीय संवेग कैसे लिखते हैं, आई ओमेगा से। अब हमने निकाय में कुछ ना कुछ किया और उसका आई बदल दिया, तो आई बदलने से कौन भी बदलेगा, ओमेगा भी, क्योंकि आई और ओमेगा का गुणनफल क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। आती है ना बात समझ में। तो यहां से आप क्या कह देंगे कि यदि ऐसा है और आपने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आई को अगर बढ़ाया है तो ओमेगा, और आई घटाया है तो ओमेगा, पर दोनों का गुणनफल, यानी यहां से आई या ओमेगा जो रहेगा वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, किसके, आई के। और इसके बहुत सारे सिंपल सिंपल से केसेस बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमने कहा कि यहां पर जो हमारे पास पृथ्वी है, ये पृथ्वी की अक्ष है जिसके सापेक्ष घूर्णन किया जाता है। और हम देखते हैं कि वास्तविक परिस्थितियों में फिलहाल यहां क्या है, ढेर सारा, कौन है, बर्फ। यहां भी और यहां भी, है कि नहीं। और अर्थ इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है, इस अक्ष के सापेक्ष किसी ओमेगा से घूर्णन कर रही है। फिलहाल अर्थ का ओमेगा इस प्रकार से है कि अर्थ का आवर्तकाल कितना नजर आता है, 24 घंटे नजर आता है, कि अपने दिन की अवधि 24 घंटे वहां पर अपने को दिखाई पड़ती है।
अर्थ की इस ज्योमेट्री, इस आकार प्रकार के कारण। अब मुद्दा यहां पर क्या है, पूछा जाएगा कि एक काल्पनिक परिस्थिति जिसमें हम ये कहते हैं कि ध्रुवों पर मौजूद सारी बर्फ यदि पिघल जाए तो बताइए दिन की अवधि बढ़ेगी या घटेगी? बोलो, दोबारा बोलो। यदि ध्रुवों पर मौजूद सारी बर्फ पिघल जाए तो दिन की अवधि घटेगी या बढ़ेगी? मारना फिर भी तुक्का ही है उसको, बस दोबारा बोल दो सर आप। बोलो। दिन की अवधि बढ़ी जाएगी मतलब दिन ऐसा 25 घंटे का हो जाएगा, 26 घंटे का हो जाएगा? बोलो। तो आप सीधा सीधा पहले आवर्तकाल पर ना आए, पहले किस पे आए? ओमेगा पर। किस पे आए बेटा? ओमेगा पर। क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई/टी होता है। आवर्तकाल पर हम बाद में आ जाएंगे, पहले ओमेगा की बात कर लो। पहले ये बताओ ओमेगा बढ़ेगा कि घटेगा? ओमेगा बढ़ेगा कि घटेगा? एक बार बढ़ेगा बोल लो, एक बार घटेगा बोल लो, ताकि कह सको बाद में कि सर हमने तो बोला था। कितने लोग बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा सर? कितने लोग ओमेगा घटेगा सर? कितने लोग नल्ले छपरी बेरोजगार? तो बेटा सबसे पहले तो ये सोचो कि जब ध्रुवों पर मौजूद ये बर्फ, ये द्रव्यमान जब पिघलेगा तो ये कहां गति करेगा? साइडो नहीं बोलते, साइड नहीं होती, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर जिसे हम कहते हैं, साइड। एक गोले में कोई साइड, गोला गोला होता है ना? तो क्या हो जाएगा बेटा, जब ये सारा बर्फ यहां पर जो मौजूद है, जब ये पिघलेगा तो ये कहां गति करेगा? क्या कारण है भूमध्य रेखा पर गति करने के लिए? जी अच्छा खासा होता है, और यहां जी होता ही नहीं है। यहां तो जी घबराता रहता है, यही जी रहता है अच्छा खासा। चलो तो बेटा ये ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा भी है, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा भी है, सुन ले। ग्रेविटेशन में आपने क्या पढ़ा है वो मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब हम किसी उपग्रह की बात करते हैं, पृथ्वी के अराउंड घूमते किसी उपग्रह की बात करते हैं, और जब किसी उपग्रह को, इसे कहते हैं अंग्रेजी में इक्वेटोरियल प्लेन, हिंदी में कहते हैं भूमध्य कक्षा, भूमध्य कक्षा। और अगर इस कक्षा से ऊपर यदि यहां इस कक्षा में किसी उपग्रह को अगर प्रक्षेपित कर दिया है तो वो उपग्रह स्वतः कहां आ जाता है? इस भूमध्य कक्षा में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए कुछ ऐसा है कि अगर बर्फ को भी यहां से फ्री छोड़ दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए मतलब पिघला दिया जाए, तो वो भी बहकर सब कहां आ जाएगा? भूमध्य पर। कारण क्या है? कारण क्या है? अरे बोल भाई, तू घबराता क्यों है यार? हाँ, अभिकेंद्रीय बल ऊपर घटक हो जाएंगे कि यहां पर जब इस कक्षा में कोई भी मास, कोई भी वस्तु अगर रखी हुई है, और इस कक्षा में किसी वस्तु रखी, एम द्रव्यमान की वस्तु के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और इस जगह रखे द्रव्यमान को मैं पृथ्वी से देखता हूं, तो पृथ्वी क्या त्वरित है कि नहीं है? अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है, घूर्णन है तो त्वरण है, और त्वरण है तो हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को, घूर्णन करती हुई पृथ्वी को क्या कहते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। हाँ के ना? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो इस द्रव्यमान पर बाहर क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा कि नहीं? स्यूडो फोर्स लगेगा, और हम अगर पृथ्वी को ओमेगा से घूमते देखते हैं तो यहां बाहर स्यूडो फोर्स कितना लगेगा? एम ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर मौजूद ये छोटी त्रिज्या आर। और यहां पर हम कहते हैं कि यदि इसका भूमध्य रेखा के साथ बनाया गया कोण कितना? लैम्डा,
तो एक घटक ये हो जाता है, एक घटक ये हो जाता है। इस घटक को कौन यहां बैलेंस कर लेता है? केंद्र की ओर लग रहा mg। पर इस घटक को यहां पर कोई बैलेंस नहीं करता, इसीलिए यहां पर मौजूद पानी जो भी रहेगा वो स्वतः इस घटक के कारण फिसलता 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 कहां आ जाएगा? भूमध्य रेखा पर। बिल्कुल सेम उपग्रह के लिए भी कंडीशन बनती है। ठीक है, तो जब सारा मास पिघलकर यहां इस भूमध्य रेखा पर आ जाएगा, तो बताइए अक्ष से पहले द्रव्यमान कहां था? पास। अभी कहां है? तो आई ओमेगा, और ओमेगा घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। और ऐसा अनुमानित रूप से कहा जाता है कि समस्त संपूर्ण बर्फ अगर पिघलकर भूमध्य रेखा पर आ जाए तो दिन की अवधि कुछ 30-32 घंटे के आसपास हो जाएगी। ठीक है बात समझ में आती है बात? यानी हम ये कब की बात कर रहे हैं? सारा बर्फ पिघलकर भूमध्य रेखा चलिए और कुछ इसके उदाहरण मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा बेटा। और कुछ उदाहरण क्या है, कैसे हैं? आपने एक कॉमन एग्जाम्पल पहले भी काफी बार सुना होगा कि एक टेबल होती है, हम डॉक्टर के दिखाने जाते हैं। वो टेबल कैसी होती है? नीचे कुछ ऐसे पहिए लगे हैं, फिक्स है, फिर पाइप होता है, फिर उसके ऊपर एक स्टील का ऐसा एक छोटा सा गोला सा होता है, सिर्फ वो घूमता है ना? पूरा सेटअप वैसे फिक्स रहता है, सिर्फ वो ऊपर से वो टपला घूमता है। अब यहाँ पर बैठा हुआ है और कोई बच्चा बैठ गया, घर्षण मुक्त हमने उसके घूर्णन को मान लिया है, यानी अगर एक बार उस डिस्क को घुमा दिया जाए तो वो कांस्टेंट ओमेगा से घूमती रहेगी, यानी वहां कोई घर्षण और रोकने वाला कारण नहीं है, बाह्य बल नहीं है, इन शॉर्ट। वहां एक बच्चा बैठा, उसके हाथ में कुछ वजन भी दे दिया और उस बच्चे को अपन ने बैठाकर घुमा दिया। अब हमारा बाहर से कोई रोल नहीं है, यानी कुल मिलाकर बाहर से कोई बला गुण नहीं है। जब वो बच्चा बैठा है तो इस प्रकार से सिकुड़ कर बैठा हुआ है और उसका ओमेगा प्रारंभिक कुछ रहा होगा। जब वो बैठा बैठा बच्चा अपने हाथों को फैला लेगा तो पूछा जाता है कि बताइए अब इसका ओमेगा घटेगा कि बढ़ेगा? तो आप जानते हैं कोणीय संवेग एल क्या रहना है? कांस्टेंट। जब बच्चा सिकुड़ कर बैठा है तो जो भी घूर्णन की अक्ष है, द्रव्यमान वितरण उस घूर्णन अक्ष के क्या है? पास में। जैसे ही वो अपने हाथों को फैला लेगा तो द्रव्यमान वितरण दूर हो जाने के कारण आई ओमेगा। ऐसी बातें रहती हैं। ओलंपिक्स में गेम होते हैं जिसमें ऐसे लकड़ी का पट्टा होता है, नीचे पानी, स्विमिंग पूल होता है। पूल में यहाँ पर एक ऐसा खिलाड़ी होता है और वो यहाँ पर पहले तो पट्टे को ऐसे हिलाता है, फिर उसके बाद वो एक मौका देखकर ऊपर उछलता है, फिर यहां से अपने आप को यूं ले जाता है सीधा, फिर वो अपनी बॉडी को सिकोड़ता है। जैसे सिकोड़ेगा, सिकोड़ने पर अब क्या हो जाएगा कि उसका अपनी जो भी एक घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्वा गुण और ओमेगा बढ़ जाएगा, तो फटाफट फटाफट ऐसे गोल 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 घूमने लगता है, 4-5-6 गोलाई करके फिर वापस अपने हाथ पैरों को खोल लेता है और सीधा उस पानी में, उस पूल में डाइव कर जाता है। तो क्या हुआ होगा कि जब वो उछला होगा तो उसने कुछ ओमेगा तो प्राप्त किया, पर उस ओमेगा को बढ़ाने के लिए उसे आई घटाना पड़ेगा। जैसे आई घट गया अपनी इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, अब आई घटते से ही क्यों कोणीय समय क्या है? संरक्षित है। तो आई क्या हो जाएगा? बढ़, आई घट जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा और उसे ज्यादा गोले करेगा, और जो जितने ज्यादा गोले वहां पर कवर करता है उसको नंबर उतने ज्यादा मिलते, वो विनर बनता है, राइट? तो जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी कि अच्छी ऊंचाई पर जाए, अच्छी ऊंचाई पर जाने से क्या मिलेगा? यहां से यहां तक आने का समय उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा समय मिलेगा उतने ही ज्यादा वो चक्कर काट सकता है वहां पर, और जितना बेहतर वो अपने आप के ओमेगा को, अपने आई को कम करेगा, उतने ज्यादा ओमेगा मिलेगा और उतना ही ज्यादा उसे पॉइंट्स मिलेंगे, राइट? कुछ ऐसी इस प्रकार की बातें होती है, आप ये लिख लें जल्दी से।
घूरे ना, जल्दी से लिख ले बेटा। लिखा। अरे लिखा भैया जी। सवाल लिखिएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान समान रहते हुए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान समान रहते हुए इसकी त्रिज्या अचानक आधी रह जाए, इसकी त्रिज्या अचानक आधी रह जाए, तो पृथ्वी का नया घूर्णन काल ज्ञात कीजिए। तो पृथ्वी का नया घूर्णन काल ज्ञात कीजिए।
तुक्के मार रही है, आंसर सही निकाल। हाँ भाई। हाँ जी बेटा बोलो। 6 आवर्स, बिल्कुल। क्या यहाँ पर हमें सोचना है कि पृथ्वी और जो भी चमत्कारिक घटना की हमने बात की है उसमें किसी बाह्य बल या बाह्य बल आघूर्ण का योगदान नहीं है। ये मात्र एक काल्पनिक संयोग हमने बनाया है कि अचानक द्रव्यमान समान रहकर अगर उसकी त्रिज्या आधी हो जाती है तो एल क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। और अगर एल कांस्टेंट माना जा रहा है तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, और एल को हम क्या कह देते हैं, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल बराबर आई फाइनल ओमेगा फाइनल। अब प्रारंभ में आई क्या लिखा जाएगा, पृथ्वी जो कि क्या है, ठोस गोला, और ठोस गोले का जड़त्वागुण 2/5 m आर स्क्वायर। तो प्रारंभिक त्रिज्या को हमने आर माना और प्रारंभिक ओमेगा को मैंने ओमेगा माना, और बाद में यहां पर 2/5 m तो हमने रखा समान, त्रिज्या क्या हो गई, आधी, तो ओमेगा भी बदल गया, ओमेगा डैश हो गया। जो कट सकती है चीजें वो काट डालिए, और यहां से आपको ओमेगा डैश जो मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, 4 ओमेगा। हाँ के ना भाई, आई घटा है, त्रिज्या छोटी हुई है ना पृथ्वी की, तो आई कम हुआ है तो ओमेगा, और आधी त्रिज्या होने से आई एक चौथाई कम हो गया तो ओमेगा 4 गुना बढ़ गया। और अब ओमेगा से कहां आना है मुझे, आवर्त काल पर, तो मैं 4 अपनी जगह रखूंगा और ओमेगा को क्या लिखूंगा, 2 पाई बाय टी, और यहां ओमेगा डैश को 2 पाई बाय टी डैश, तो टी डैश बराबर T/4, जहां टी कितना है फिलहाल 24 घंटे है, और अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो टी डैश मात्र 6 घंटे बचेगा। तो था तो तुक्के मारे, तूने सॉल्व करके थोड़ी ना बताता एक चौथाई वाला, नहीं, गलत बात। किसी कैलकुलेशन से आंसर अगर 4 गुना भी आ रहा है और एक चौथाई भी आ रहा है तो वो कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं है। हाँ जी। देखिएगा, यहां पर क्या कहा गया है कि दो डिस्के हैं और अपनी अपनी केंद्र से पारित अक्षों के सापेक्ष ये I1 इसका जड़त्व आघूर्ण है जो किससे घूम रहा है, ओमेगा से, और ये तीर क्या बता रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना बेटा, ये वाला तीर ऐसे यू यू घूर्णन बता रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली जो डिस्क है ये अपनी इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष विराम पर है, और ये यहां पर I2 इसका जड़त्वाघूर्ण है। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा बेटा, एक चक्ति घूम रही है, एक चक्ति विराम पर है। अब क्या किया, घूमती हुई इस चक्ति पर ले जाकर दूसरी चक्ति रख दी। जैसे घूमती हुई चक्ति पर दूसरी चक्ति रखेंगे और दोनों चक्तियों के मध्य
अन्योन्य प्रतिक्रिया बल, यानी यूं कह सकते हैं अपन कि ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, घर्षण बल। और घर्षण बल लगाएंगे तो एक दूसरे वाले को तेज करेगी और एक दूसरे वाले को धीमे करेगी। जो तेज है वो क्या होगा और जो धीमा है वो क्या होगा, और अंत में दोनों क्या हो जाएंगी, किसी एक कॉमन ओमेगा से गति करना प्रारंभ कर देंगे। होता है ऐसा बेटा। कब तक यहां पर ये दोनों यहां पर घर्षण बल लगाते रहेंगे एक दूसरे पर, जब तक इसका ओमेगा बढ़कर क्या हो जाएगा और इसका ओमेगा घटकर क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश। जब समान ओमेगा हो जाएगा तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर में वो समान ओमेगा डैश कितना है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप कहेंगे सर यहां घर्षण है, मैं कहूंगा निश्चित तौर पर घर्षण है। तो शायद आपके मन में बात आएगी सर घर्षण है तो ऊर्जा का नुकसान होगा, मैं कहूंगा 100% यहां पर कुछ ना कुछ ऊर्जा का नुकसान है। वो बातें भूल जाइए। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर ऊर्जा संरक्षण का कॉन्सेप्ट लगा भी नहीं रहा। मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण के लिए जिस चीज की खास आवश्यकता है वो क्या है, बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए। तो जो घर्षण लगा है, इसने इस पर लगाया, इसने इस पर लगाया, घर्षण क्या हो गया इस निकाय का, आंतरिक बल। क्या हो गया, बाह्य तौर पर यहां पर इस निकाय में कोई बल है क्या, तो बाह्य बलाघूर्ण है क्या। तो जब बाह्य बलाघूर्ण यहां पर शून्य है, नेट टॉर्क अगर यहां पर शून्य है, तो क्या अब यहां पर आप निश्चित तौर पर क्या लगा पाएंगे, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वहां पहले क्या होता था, कंजर्वेशन ऑफ COLM, यहां COAM, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे और L इनिशियल बराबर L फाइनल कर देंगे। अब L इनिशियल हम L लिख किसका रहे बेटा, निकाय का। निकाय में कौन है, दो डिस्कें। तो मुझे बताइए कि जो पहली वाली डिस्क है उसका L कितना है, I1, दूसरी वाली डिस्क का, हाँ के ना। जब यहां पर दोनों डिस्कें एक साथ हो गई है तो इस संपूर्ण निकाय का I और इसका ओमेगा डैश, क्योंकि दोनों डिस्कें, ये वाली भी I1 वाली भी ओमेगा डैश से चल रही है, I2 वाली भी ओमेगा डैश से चल रही है। और आप ये भी जानते होंगे कि जब अक्ष फिक्स हो जाती है तो जो जड़त्वाघूर्ण हो जाता है वो क्या हो जाता है, एक अदिश राशि जिसको अदिश प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो इसका I1 और इसका I2 जोड़ दिया, कुल I अपन ने निकाल लिया और कुल जो सिस्टम का नया ओमेगा डैश है वो निकाल लिया। और ये चीज क्या कहती है बेटे, I1 + 0 बराबर, और हमें निकालना क्या है, ओमेगा डैश। आएगा। यहाँ ये घूर्णन की दिशा पे विशेष ध्यान देना, बाकी तो दिख जाएगा कि मैंने 2m किया है, 2r किया है। ये घूम रहा है बेटा कैसे, और ये घूम रहा है कैसे, है ना। तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है ना।
यहाँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा था, इसीलिए हमने प्लस के लिए लिख दिया है। वहां ध्यान रखना, क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव लेना। मुझे ईएलपी मिल गई ना आपको? तो एक बार ईएलपी दे दे, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ईएलपी 6 तक का डिस्कशन हो गया था क्या, है ना? तो अभी अपन आगे की बात करते हैं। एक तो ईएलपी 7 पूरी, ईएलपी 8 में, ईएलपी 8 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 9, 10, 11 और 12। तो एक तो क्वेश्चन ईएलपी 7 पूरी, और ईएलपी 8 में ये मैंने 5-6 सवाल जो भी है ये टिक करा है। इनके साथ में एक्सरसाइज 1 में कहां तक दिए थे? ऐसा मुझे जहां तक ध्यान है 52 तक दिए होंगे, तो 70 तक पूरे कर लेना। एक बार फिर भी दिखा दे मुझे मॉड्यूल, उल्टा पुल्टा हो जाएगा वरना। है वो रखा है, वो दे दे बेटा। हाँ ठीक है, 70 तक आप पूरा कर लीजिएगा। सत्तर के बाद भी ये टिक करो। एक्सरसाइज 1 में 70 के बाद के लिखो कुछ सवाल जो थियोरिटिकल बेस्ड है ना, वो आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है, अपना डिस्कशन जो हम करेंगे ईएलपी 7 का और एक्सरसाइज का, ये कल करेंगे अपन। थैंक यू। इसका आंसर बोलेंगे? माइनस का मुझे लग रहा है माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि देखो बेटा इसके लिए क्या लिखेंगे, mr² बटे 2 ओमेगा नॉट माइनस में, हाँ के ना? इसके लिए क्या लिखेंगे, m में भी 2 है और r में भी 2 है, 8, 8/2, 4mr² और ये 2 ओमेगा नॉट, ये प्लस में।
तो जब कुल अपन कोणीय संवेग इनिशियल बराबर कोणीय संवेग फाइनल, इनिशियल वाला हो जाएगा 4 में से -1/2 7/2 mr² ओमेगा नॉट प्लस में आ जाएगा बराबर। अब जब यहां पर अपने को I1 और I2 दोनों डिस्कों का जोड़ना है mr² और ये गलत लिखा है मैंने 15/2, क्योंकि 8 16 और 15/2 और यहां पर ये आएगा 4 और अब आ जाएगा 7/2 mr²। नहीं नहीं 9/2, 9/2 mr² इंटू ओमेगा डैश। यहां से सॉल्व हो जाएगा तो सारी चीजें कट जाएगी, ओमेगा डैश अपना आ जाएगा 15/9 ओमेगा नॉट। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। थैंक यू।